और अब तक आप लोगों को काफ़ी कुछ केमिस्ट्री के बारे में बताया जा चुका है। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ एसिड, बेस एंड सॉल्ट को लेकर के, और यहाँ से आपके कॉमन नेम, केमिकल फार्मूला, यूजेस को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस जनरल साइंस के सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो ये क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी। आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे फैक्ट होंगे जो कि आपको लर्न करना रहेगा। माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते होंगे तो आपका ये रिकॉल हो जाएगा, नहीं जानते होंगे तो आप उसको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रिक्योर करेंगे, राइट। सो बेसिकली एसिड, बेस एंड सॉल्ट ये लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ करके आए हैं। 12th क्लास तक केमिस्ट्री होपफुली सब लोगों ने पढ़ी हुई है अपने अपने बोर्ड्स में, जो भी उनके बोर्ड्स रहे हैं। सो नॉर्मली एसिड, बेस एंड सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ को लेकर के जो दी गई थ्योरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे हम लोग उस अप्रोच से पढ़ेंगे जो कि आपके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर्स के बारे में कि वो इंडिकेटर्स क्या चीज़ होते हैं, क्या इनका एप्लीकेशंस होता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सो ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस जो कि एसिड या बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करे, चाहे वो कलर के चेंज को करके, चाहे वो उनके स्मेल को चेंज करके, किसी भी तरीके से ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। सो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिड और बेस नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस बाय चेंज इन द कलर। किसी भी सॉल्यूशंस के कलर को चेंज करके उसके नेचर के बारे में बताना कि वो एसिड है या बेस है, ये काम जो करता है उस एजेंट को आप इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। डेफिनेट सी बात है कि आप सारे एसिड को ऐसे टेस्ट करके नहीं बता सकते। जैसे लाइक एज हम लोग खाते हैं तो लगता है कि हाँ जो चीज़ खट्टी होगी वो बेसिकली आपका एसिड होगा, जो चीज़ थोड़ा बेटर होगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ों को ऐसे टेस्ट करके बता पाएँ कि हाँ वो एसिड है या बेस है। सो दैट इज़ वाई ऐसे कुछ केमिकल और ऐसे कुछ एजेंट का ज़रूरत होता है जो कि आपको ये बता सके कि जो सैंपल आपको दिया गया है वो एग्जैक्टली उसका नेचर कैसा है, एसिड है या बेस है। सो ये इंडिकेटर्स बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। नंबर पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, तो जो नेचर से या नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन्ड होते हैं उनको बेसिकली हम नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। जैसे लिटमस पेपर है, टर्मरिक है, कैबेज है, चाइना रोज है, ये सभी आपके कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है या नेचुरल इंडिकेटर्स कौन है, इसको लेकर के आपसे पूछा जाता है। सबसे कॉमन एंड सबसे मोस्ट फेमस ये लिटमस पेपर के बारे में सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने जाना है कि ये क्या चीज़ होता है और कैसे ये एसिड और बेस को इंडिकेट करने का काम करता है। टर्मरिक भी आपका एक एसिड और बेस का इंडिकेटर होता है। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आपके शर्ट पे या आपकी पैंट पे कभी भी ऐसे सब्जी गिर जाती है और आप जब उसकी वॉशिंग करते हैं तो उसका कलर तुरंत का तुरंत क्या होता है, ब्रिक रेड हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ का वो इंडिकेटर होता है कि स्ट्रोक जो होता है आपका वो बेस होता है और ऐसे जैसे ही उस पर वो पड़ता है तो तुरंत का तुरंत कलर क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे ही रेड कैबेज भी है, चाइना रोज भी है। तो ये सभी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि स्मेल के बेसिस पे बताते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन वो आपका एसिड होगा या बेस होगा। ऐसे इंडिकेटर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया डेफिनेशंस कि ऐसे सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जो कि स्मेल करें और जब भी उनका रिएक्शन या जब भी वो मिक्स किए जाएं एसिड या बेस से तो उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। लाइक एज अनियन है, वनीला है, एट्सेट्रा, ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम करते हैं। जब कभी भी अगर आप मतलब अनियन के जूस को लेकर के अगर आप उसको बेस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उसकी स्मेल क्या होती है, गायब हो जाती है। अगर आपको अनियन का स्मेल आना बंद हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो मटेरियल है वो क्या है, आपका बेस है। आपको अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप एक प्याज लीजिए और उसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दीजिए ताकि उसमें से उसका जो जूस है वो निकलना शुरू हो जाए, और उसके नियर बाई में आप कोई भी सोप हो, वॉशिंग सोप हो जिससे आप कपड़ा धुलते हैं, उसको आप ले आइए। आप उसको रखेंगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ी देर के बाद उसका जो स्मेल है वो स्मेल थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा या तो आना बंद हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्मेल के बेसिस पे ये इंडिकेट कराता है कि हाँ वो बेस है या क्या है। जबकि एसिड के प्रेजेंस में कोई भी इसका चेंजेस नहीं होगा। अगर वहाँ पे उसकी जो स्मेल है, अगर उस स्मेल में कोई भी चेंजेस अगर नहीं आती है तो इसका इंडिकेटर होगा कि वो एसिड है। और अगर वो स्मेल आना बंद हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसका मतलब होता है वो बेस होता है। तो आपसे यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये किस टाइप के इंडिकेटर का एग्जांपल करते हैं। वनीला, जिसके बारे में आइसक्रीम हम लोग बहुत खाते हैं, वनीला फ्लेवर काफ़ी लोगों को पसंद होता है। तो यहाँ पे भी आपको बताया गया कि ये बेसिस के केसेस में इनका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, बट एसिड के केस में इनका कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो दोनों एक तरीके का ही क्या करते हैं, काम करते हैं। लिटमस, जिसको लेकर के कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और इन पॉइंट्स से आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाता है।
लिटमस एक सॉल्यूशन के अगर रूप में देखा जाए, जब वैसे नॉर्मली हम लोगों ने स्ट्रिप के फॉर्म में देखा हुआ होगा। इसका जो लिटमस पेपर का जो स्ट्रिप आती है उसको देख करके हम लोग बताते हैं कि हाँ ये ब्लू वाला होगा तो रेड हो जाएगा, रेड वाला होगा तो ब्लू हो जाएगा। बट ये नॉर्मली जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, इसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको लेकर के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन जहाँ पे ना तो वो एसिड हो या ना बेस हो, नॉर्मल कंडीशंस में अगर आपका लिटमस का सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर कैसा होगा, तो ये पर्पल कलर का होगा। और ये जिस किसी प्लांट से निकाला जाता है वो कहाँ से, दैट इज़ द लाइकेन से। और आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, कि लाइकेन एक बहुत अच्छा सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है। और जिसमें आप लोग जानते हैं कि ये फंगस और एल्गी दोनों का क्या होता है, एल्गी का एसोसिएशन होता है। तो ऐसे कंबाइन किए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को आप लाइकेन के नाम से जानते हैं। तो लाइकेन एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन का बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे फंगस और एल्गाई मीन्स फंगी और एल्गी दोनों आपस में क्या होते हैं, पॉजिटिवली रिलेशन में क्या होते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। इनको हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी माना जाता है लाइकेन में, फंगस और एल्गी को लेकर के। और ये लाइकेन बेसिकली थैलोफाइटा प्लांट से डिवीजन से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा का मतलब होता है जहाँ पे प्लांट में ना ही कोई रूट हो, ना ही कोई सूट सिस्टम हो, इनका डिफरेंशिएशन से ना हो, तो उसे आप थैलोफाइट के नाम से जानते हैं। थैलोफाइट्स में आपके एल्गी और फंगाई दोनों आते हैं, और ये दोनों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और ये एक नॉर्मल नेचुरल इंडिकेटर होता है। और लिटमस का सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जब कोई वो ना हो एसिड हो ना बेस हो, उसका कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। ये 3 इन्फॉर्मेशन है आपको लिटमस को लेकर के। लिटमस बेसिकली एक नेचुरल इंडिकेटर है, पहला चीज़। ऑब्टेंड ये कहाँ से किया जाता है, लाइकेन से। कई बार ये सवाल पूछा गया कि लाइकेन बिलोंग्स टू, किससे ये बिलोंग करता है, थैलोफाइटा से, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म से, किस से। आपका ये सवाल पूछा जाता है तो आपके पास यहाँ पे आंसर है कि ये थैलोफाइटा से बिलोंग करेगा। थैलोफाइटा प्लांट के डिवीजन का एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऐसे प्लांट की कैटेगरी में आने वाले स्पीसीज को रखा जाता है जिनका रूट सूट का डिवीजन, रूट या सूट या लीफ का इनका डिफ्रेंसिएशन से नहीं होता, तो उनको आप थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन थी लिटमस पेपर को लेकर के, जो कि आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन एसिड हैं और किनका क्या फार्मूला है और कहाँ-कहाँ पे इनके यूजेस हैं। एसिटिक एसिड जिसको विनेगर के नाम से जाना जाता है, कॉमन सा फार्मूला CH3COOH के नाम से। कार्बोनिक एसिड जो कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने के में काम आते हैं, लाइक एज आप कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें जो फिज़ निकलता है, ये हाई प्रेशराइज़ कार्बोनिक एसिड ही होती है, जो कि CO2 के फॉर्म में क्या होती है, रिलीज़ होती है, राइट। तो इसका ये फार्मूला है, ये आपके यूज़ होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl है, ये आपके बहुत सारे पर्पज़ में काम आता है, बट यहाँ पे सिंपल एक एग्जांपल में लिखा गया है कि आपका स्टमक इसका एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। और आप जितना भी फैटी एसिड वाले मतलब फैटी चीज़ खाते हैं, मटेरियल जो भी आप खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए HCl का प्रोडक्शन होना ज़रूरी होता है, जो कि आपका स्टमक की वॉल जो है वो बनाती है। तो HCl हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, वैसे नेचुरली आर्टिफिशियली कंडीशंस में इसको कमर्शियली प्रिपेयर भी किया जाता है। बहुत ही खतरनाक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अगर इसका 99% जो एक्सेस करने वाला फॉर्म होता है लेबोरेटरीज में, अगर वो आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पर गिर जाएगा तो पूरी आपकी हड्डी मतलब बोन्स को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इस एसिड की। और आपके स्टमक में ये हमेशा बन रहा होता है, जब कभी भी आप जितना ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, स्पाइसी इतना खाना आपने खाया, बहुत अच्छा पूरी सब्जी जो भी कुछ खाया, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। नाइट्रिक एसिड जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। फॉस्फोरिक एसिड आपकी बॉडी में भी पाया जाता है, साथ साथ यहाँ पे फर्टिलाइज़र को प्रोडक्शंस कराने के लिए भी आपको यहाँ पे यूजेस लिखे गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड। तो कभी कभी आपसे ये भी सवाल बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड, तो आप इसको लगा सकते हैं, दैट इज H2SO4। सो H2SO4 आपका एक बहुत ही कॉमन सा एसिड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन H2SO4 से होकर के बनता है। और ये यूजेस भी आपसे पूछे गए हैं कि कार की बैटरी में यूज होने वाला एसिड कौन सा है, उसके लिए ऑप्शन आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन आपके पास रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से जो कॉमन आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से, लाइक एज आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है। तो अगर जैसे सपोज यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए गए हैं, आपसे अगर मैं पूछूँ कि इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं, उसे आप ज़रा
आइडेंटिफाई कीजिए, तो क्या आप में से कोई कर पाएगा इसको कि कौन-कौन से ऑर्गेनिक एसिड है? एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड। आप लोग बताइए, मैं फटाफट इसको मार्क करता हूँ। इन जितने भी एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एग्जांपल में से कितने ऐसे एसिड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड कैटेगरी में आते हैं? प्लीज आइडेंटिफाई द molecules belong to the organic compounds or organic acid. हाँ, 1 और 2, ओके, 2 ये ऐसे हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक एसिड है, ओके। और कोई? ओके, ऑर्गेनिक एसिड को अगर डिफाइन करते हैं तो सिंपली आपको बताया जाता है कि ये ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनकी नहीं होती है, ये वीक एसिड कैटेगरी में आते हैं, और इनको आसानी से क्या होता है, खाया जा सकता है, मीन्स ये एडिबल होते हैं। नेचुरली इनका जो सोर्सेस होता है वो आपकी प्लांट मतलब ऑर्गेन मतलब लिविंग सिस्टम से ये क्या किए जाते हैं, ऑप्टेन किए जाते हैं। जो भी आपके प्लांट के रिसोर्सेस हैं या एनिमल के रिसोर्सेस हैं, वहाँ से निकलने वाले एसिड्स को आप ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और पहचानने का तरीका वही है कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने हुए होंगे। तो हाइड्रोकार्बन अगर आप यहाँ पे देखें, तो मेरा सवाल ये है कि कार्बोनिक एसिड क्या ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल में आता है? हेलो? बनने को तो ये भी बनता है, तो क्या आप इसको ऑर्गेनिक एसिड के नाम में जा रखेंगे? ओके, तो अगर मैं सपोज़ ये ऑप्शंस यहाँ पे अगर आपके होते, और इनमें से अगर आपको बोला जाता है कि इनमें से सपोज़ मैं ये 4 ऑप्शंस आपको दे दे रहा हूँ। पहला आपका कार्बोनिक एसिड हो, सॉरी, CH3COOH हो जाएगा, और दूसरा आपका मान लीजिए यहाँ पे कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, H2CO3, और तीसरा आपका यहाँ पे HCl, और चौथा आपका यहाँ पे HNO3। ये ऑप्शंस दे करके आपको सही ऑप्शंस करने के लिए सिर्फ अगर ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता ओनली फर्स्ट या फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, इस तरीके का आपको ऑप्शन दिया जाता, और तब आप उस केस में क्या लगाते, सिर्फ पहला लगाते या पहला ऑप्शन दोनों लगा करके आते? दोनों आएगा। ओके, सो चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आप लोगों का जो ऑर्गेनिक, ये आपके बाकी जितने भी यहाँ पे एसिड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब आपके इनऑर्गेनिक एसिड हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो है आपका ऑर्गेनिक एसिड। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड को आप डिफाइन कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर के क्या हो, बने हुए हों, राइट। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन इन नेचर एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि उस कंपाउंड में कार्बन से आपका जो हाइड्रोजन होगा, मतलब उसके लिए सेंट्रल जो एलिमेंट का काम करेगा वो कौन करेगा, कार्बन करेगा। मतलब डायरेक्टली अगर कार्बन से हाइड्रोजन अगर सिंगल एक भी जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। क्या H2CO3 के स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेंट्रली जो बॉन्डेड है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखाई देगा, आपको ऐसे दिखाई देगा। क्या ये स्ट्रक्चर सही बना है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में CO3 है, न कि 2।
अरे ये फॉर्मूले में कार्बन सिर्फ यहाँ, ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, फॉर्मूले में 3 है। ये स्ट्रक्चर गलत है कि सही? गलत है। मैं आपको मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड नहीं है। दैट इज़ व्हाई ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में नहीं आता। So carbonic acid is not an organic acid. It is an example of inorganic acid. किससे? फर्स्ट वाले से? फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना के देखिए। अरे भाई बना के देख लीजिए आप, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3 है यहाँ पे, फिर उसके बाद C है, फिर कार्बन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये आपका फॉर्मूला CH3 COOH का। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। उससे मतलब नहीं होता। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कार्बन के सेंट्रल बॉन्ड से क्या हो, जुड़ा होना चाहिए। मतलब जिसके लिए कार्बन एज अ सेंट्रल एटम का काम करे, उस कार्बन से अगर एक एटलीस्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसको आप हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दिखाई दे जरूर दे रहा है। आपको पता है कि एक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन किससे होता है? CO2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन जब आप H2O से कराते हैं, तब जाकर के आपका बनता क्या है? दैट इज द कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनता है ना। और ये दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूल कैसे इनऑर्गेनिक है? सिंपल। ठीक है। कार्बोनिक एसिड आपका इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको यहाँ पे रफ करके दिखा दे रहा हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 आपके पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे लग गया, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे लग गया, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ पे लग गया, और उसके बाद इससे एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे। तो कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, H2CO3। तो क्या किसी भी कार्बन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन आपको जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो आंसर इज नो। दैट इज वाई कार्बोनिक एसिड इज नॉट अ ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आया? हाँ, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप डिफाइन करते हैं हाइड्रोकार्बन से। नई लेटेस्ट जो डेफिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है कि ऐसे सारे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हों, उन मॉलिक्यूल्स को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के से सेंट्रली क्या हो, जुड़ा हुआ हो। मतलब कार्बन उसके लिए सेंट्रल एटम का काम करे और उससे हाइड्रोजन क्या हुए, जुड़े हुए हों। एटलीस्ट वन, कम से कम एक। अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होगा तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन हो नहीं। सो H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड। एक एग्जांपल किसका है? इनऑर्गेनिक एसिड का, न कि ऑर्गेनिक एसिड का। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका CH3COOH मीन्स विनेगर है आपका ऑर्गेनिक एसिड। बाकी जितने भी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये सब आपके इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं। यहीं से सवाल आपका गलत हो जाता है। देख के लगेगा कि आपका ऑर्गेनिक एसिड है। अभी भी किसी को डाउट है? आगे बढ़ें, मूव करें आगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो फिर वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है पूछ करके। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कुछ कॉमन बेसिस का, जो कि उनके यूजेस और उनके फॉर्मूले को लेकर के है। तो नंबर पहला है दैट इज़ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि आप डिओड्रेंट में यूज़ करते हैं। एंटा एसिड के रूप में भी ये यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इसका सस्पेंशन बना करके देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, सुना है?
ये बहुत अच्छा एंटा एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। जब भी कभी भी जैसे जो भी आप मतलब वो इनो पीते हैं आपकी एसिडिटी को दूर करने के लिए उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही पाउडर दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम। हाँ, बिल्कुल। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड तो कभी-कभी आपसे पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं? उसका केमिकल फ़ॉर्मूला क्या होता है या कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो ये एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मीन्स एमजी हाइड्रॉक्साइड मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का, और ये भी आपका क्या है एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। ये भी यूज़ किया जाता है और ये भी। वैसे तो आप देखें तो नॉर्मली क्या है कि जो भी आपके बेसेस होते हैं उनके पास एबिलिटी है कि एसिड के इफ़ेक्ट को क्या करेंगे, नलीफाई कर सकते हैं, राइट? न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास कि चूँकि ये बेस हैं तो इसलिए वो एज अ एंटी एसिड यूज़ किए जा सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का लेदर इंडस्ट्री में आपका यूजेस है, मैन्युफैक्चर ऑफ अ मोटार एंड पेस्टर, जो कि हम लोग लेबोरेटरी में ऐसे क्रशिंग करने के लिए पर्पज से यूज़ करते हैं। चीज़ों को लेकर के ये आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का मिल करके बना होता है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड के बारे में आपको बता दिया कि ये आपका एंटी एसिड के रूप में यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कि आपका सोप के मेकिंग के लिए बनाया जाता है, ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है। अमोनिया, क्या अमोनिया कोई बेस है? यहाँ पे कोई भी हाइड्रॉक्साइड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बेस, वेरी गुड। कैसे? वेरी गुड। तो उससे क्या हुआ? वेरी गुड। तो एसिड और बेस का जो लेटेस्ट कन्वेंशन है दैट इज द ब्रांस्टेड लोरी का और लुइस का, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सो विल एक्ट एज अ बेस, और अगर एक्सेप्ट कर सकता है विल एक्ट एज अ एसिड। तो इस केस के उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाइट्रोजन के पास चूंकि वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ज़रूरत पड़ने पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरा क्या करेगा, डोनेट कर सकता है। दैट इज़ वाई ये एज अ बेस तरीके से काम करता है। कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, मेटल को लेकर के प्लस ऑक्सीजन को लेकर के, मतलब कि मेटल ऑक्साइड को लेकर के। दूसरा बताया था नॉन मेटल और प्लस ऑक्सीजन को लेकर के, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड को लेकर के। इससे भी सवाल आपके आते हैं। तो ज़रा मुझे कोई बताए कि ये मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिड होगा या बेस होगा? जी हाँ, जब भी कभी भी आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब Mg का रिएक्शन अगर आप O2 से कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, MgO2, सॉरी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नेचर कैसा होगा, बेस होगा, राइट? तो यहाँ पे समझाने का तरीका मेरा एक और भी था कि अगर नॉन मेटल कोई है उसका हाइड्रोक्साइड भी बनता है तो भी आपका क्या बनेगा, मतलब अगर कोई मेटल के साथ में हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो का क्या होगा, बेस होगा। और कोई अगर नॉन मेटल के साथ में हाइड्राइड भी बनाता है, नॉर्मली जितने भी आपको हाइड्राइड देखने को मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन का हाइड्राइड है मीन्स अमोनिया है, बोरॉन का हाइड्राइड है, उसको भी आप देखेंगे तो उसका भी नेचर कैसा होगा आपका, दैट इज द बेस होता है। हालांकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, दैट इज द लुइस और ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है उसके बेसिस पे। सो यूजेस कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनिया बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। बहुत सारी पीएचडी इस पे चल रही है। ऐसे माइक्रोस की नाइट्रोजन के अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और ये फर्टिलाइजर का के रूप में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यूरिया खाद आप देखते हैं तो बहुत अच्छा वो नाइट्रोजन का सोर्स होता है, मीन्स अमोनिया के फॉर्म में डिप्लाइड हो जाता है। और हाउस होल्ड क्लीनर के रूप में भी ये क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो ये जो कॉमन एसिड और बेस के चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में आप पहले से जानते थे, लेकिन अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा समझना होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कार की बैटरी में यूज़ होने वाला एसिड है, राइट? दूसरा आपका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या है, इसमें से जो बनने वाला सवाल ये है कि इसमें से कौन-सा ऑर्गेनिक या कौन-सा इनऑर्गेनिक एसिड है, ये वाला एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे बन सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? हाँ, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, समझ गए, समझ गए। मिलन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो 2 एंड 5 आता है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, राइट? रूल होता है वैलेंसी निकालने के लिए कि जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लेकर के आप वैलेंसी निकालते हैं।
अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तब तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वैलेंसी क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन जैसे ही ये नंबर आपके 4 से ज़्यादा हो जाए, 5 हो, 6 हो, 8 हो, तो वहाँ पे वैलेंसी निकालने का फ़ॉर्मूला आपका बदल जाता है, दैट इज़ द 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको फ़ॉर्मूले में फ़ॉलो करेंगे तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, दैट इज़ द 5, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा 5, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3। ये 3 जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी का मतलब कि नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है? अब आप जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जब निकालना चाहते हैं तो आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं कि जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से वैलेंसी आप माइनस कर दीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था यहाँ पे 5, वैलेंसी कितनी है इसकी 3, तो बचेगा कितना 2। दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर के रूप में क्या करते हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को आप बोलते हैं दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया? घर के जो भी सामान होते हैं उनको साफ करने के लिए ये समझ में आया। मिलन मिलन आपको ये समझ में आया हाँ कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आया। अच्छा चलिए, अगर सबको समझ में आया है तो जरा मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे? अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो फ्लोरीन का बता दीजिए, फ्लोरीन के पास कितना होगा, या ऑक्सीजन के पास कितना होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हैव फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन? मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और कोई? ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने समझाया आपको, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं? क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वेरी गुड। और किसी का आंसर अभी तक नहीं आया? अरे भाई, इतना अगर आप लोग साइलेंट रहेंगे फिर तो काम नहीं चल पाएगा। मिलन है, अमित हैं, सोविक हैं, अंकिता हैं। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है और मुझे आगे मूव कर जाना चाहिए। और अगर आप लोगों को, आप में से किसी को डाउट है तो फिर वो पूछ सकता है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? अच्छा, बाकी किसी की आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे लगा शायद सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, आई डोंट नो कि लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हैं। या तो वो कहीं काम में बिजी हो गए हैं या तो फिर ओके। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमन सॉल्ट एंड इनके यूजेस को लेकर के, और कहाँ कहाँ पे यूज़ किए सकते हैं, इनके यूजेस को बहुत इंपॉर्टेंटली। मैं समझ गया सोई, आप यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो 2 एंड 6 आएगा। आएगा। तो इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया। वैलेंसी जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और लोन पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको माइनस किससे कर देते हैं? वैलेंसी से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका यहाँ पे? 6 है। और वैलेंसी कितनी है? 2 है, तो बचेगा कितना यहाँ पे? 4। 4 पेयर। हेलो। 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसको लोन पेयर,
इसीलिए उसको आप लोन पेयर, 2 लोन पेयर फॉर ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर फॉर क्लोरीन। ठीक है? और वैसे भी आपने देखा होगा वाटर का स्ट्रक्चर हमेशा आप ऐसे बनाते हैं। कभी क्या आपने ऐसे देखा ऑक्सीजन को ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए? नहीं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच में आपस में रिपल्सन होता है और ये रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन ये रेगुलर टेट्राहेड्रल में नहीं आती। किसमें आती है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है इसकी। अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि वाटर में हाइब्रिडाइजेशन जो ऑक्सीजन की होती है वो sp3, चूंकि sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से स्लाइटली कम होता है। हम्म। 104.6। ठीक है, आगे बढ़ें। सोविक अभी आपको समझ में आया, और फ्लोरीन का भी समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे लगाए हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये सल्फ्यूरिक एसिड वाला, दैट इज़ द कार के बैटरीज का। और इसके बाद ये ऑर्गेनिक एसिड का, मतलब आपको फ़िल्टर आउट करने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है, कौन सा इनऑर्गेनिक एसिड है। यहाँ से ये मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का, जो कि आपका एज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में ये सोप मेकिंग के लिए भी पूछा जाता है कि कौन सा बेस आपका यूज किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल कहाँ से आपसे पूछा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है NaCl का, जो कि आपका सोडियम क्लोराइड है, और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर के बने हुए हैं, और ये इनका फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। जितना भी आप खाना पीना, जैसे लाइक अचार है, तो उसको अचार को बचाने के लिए आप नमक डाल देते हैं, उसमें फंगस वगैरह ग्रो नहीं करता है, राइट। और जैसे कि हम लोगों के घर में जो दादी और मम्मी लोग होती हैं, मना करती हैं कि अचार अगर बना हुआ है तो गीले हाथ से अचार को नहीं छूना, अदरवाइज पूरा का पूरा अचार उनका खराब हो जाता है। मतलब कि मम्मी लोगों ने अगर देख लिया कि हाँ तुम्हारा हाथ गीला और तुमने अचार के कंटेनर में हाथ डाला है, तो फिर सामत आ जाती है, मतलब खैरियत नहीं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो उसके पीछे कारण वही है कि मॉइस्चर से फंगस बहुत तेज़ ग्रो करता है, और वहाँ पे पूरा का पूरा कंटामिनेशन हो जाते हैं, राइट। कभी अच्छा आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि जो अचार में ऐसे नमक डाले जाते हैं, अगर नमक वो थोड़ा-सा ऐसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का हो, तो नमक कभी वो घुलता नहीं है, सॉल्युबल नहीं होता है। कभी नोटिस किया है? नॉर्मली अगर आप ऐसे सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक थोड़े जो बड़े वाले ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं, अभी तो टाटा साल्ट आना शुरू हो गया तो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल देता है, बट पहले वैसे जो नॉर्मल वाले पैकेट्स आते थे, उनमें पार्टिकल साइज़ थोड़ी बड़ी होती थी। तो जो भी अचार बनाया जाता है, उसमें अचार में जो नमक डाला रहता है, वो आप साल भर के बाद भी देखेंगे तो आपको नमक का जो सॉल्ट का क्रिस्टल्स होता है, वो एज़ इट इज़ ऐसे आपको ऐसे दिखाई देता है। मतलब आपको ऐसे वो सॉल्ट सॉल्युबल फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, ऐसे क्रिस्टल दिखाई देता है। नोटिस किया कभी आप लोगों ने? तो मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो सॉल्ट है वो आपका सॉल्युबल फॉर्म में नहीं गया, ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में क्यों बना हुआ है? अच्छा, किसके पास एनर्जी नहीं होती है? ये ऑयल का आंसर किसने दिया? अच्छा, सोविक ने, ओके। क्या बताना चाह रहे हैं ऑयल से लेकर के सोविक आप? ऐसा क्यों? ऑयल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा?
तो सॉल्ट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाएगा? सपोज कीजिए NaCl है, तो NaCl के पास हाइड्रोजन है कहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? अच्छा, कौन सा कॉन्सेप्ट? अच्छा, मतलब ये आप बोलना चाह रहे हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। हाँ, उससे भी आप बोल सकते हैं। सोविक जो बोल रहा है वो भी ठीक बोल रहा है, उसका भी कॉन्सेप्ट सही है कि कोई भी चीज़ जो कि वाटर में सॉल्युबल होती है, इसका मतलब यही होता है कि वाटर में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, वो ब्रेकआउट होकर के, मतलब सॉरी, इंट्रा जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डेड होती हैं, वो ब्रेकआउट होकर के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, दैट इज़ व्हाई वो सॉल्युबल हो जाती है। वाटर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नाम सुना है आप लोगों ने? ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्वेंट की। कोई मैसेज कर, मतलब कुछ पूछ रहे हैं क्या आप लोग? बार बार बीप बज रहा है। नहीं, ओके। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिक्विड की, जो कि ये बताती है कि वो कितना स्ट्रांगली चार्ज क्रिएट कर सकता है या चार्ज सेपरेट कर सकता है। किसी भी सॉल्यूशंस का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बेटर होगी। मतलब कि वो उतना ही चीज़ों को अपने अंदर में क्या करेगा, सॉल्युबलाइज कर लेगा। जितने भी नॉन लिक्विड हैं उन सब में वाटर मॉलिक्यूल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाईएस्ट है। That is why water is known as universal solvent for all kind of nearly all kind of solid particles. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर मॉलिक्यूल का बहुत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो उसमें जाने वाले लगभग सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप उनको वो क्या करता है, उसको सोलुबलाइज कर देता है। सो दूसरा कॉन्सेप्ट अभी जो मिलन बता रहे हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक का, ये भी आप बता सकते हैं। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। लाइक जैसे अगर आपका एसीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी डालेंगे तो बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही सिर्फ डिजॉल्व होते हैं, लाइक वाटर आपका क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी सॉल्ट चूंकि आपका क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स आयनिक कंपाउंड में आता है, और ऑयल जो है आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिजॉल्व होने का, दैट इज़ वाई इसमें आसानी से बना रह सकता है। दूसरा जो सोविक ने एक्सप्लेन किया, जिसको मैं बता रहा था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के, ये लॉजिक भी सही है कि ये उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करके खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना पाते, दैट इज़ वाई इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, सो चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से इस चीज़ को डिस्कस करके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉमन। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, वो आपको लगता है एक्चुअली उसके पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं ना, तो आपको ऐसे पता नहीं चलता, बट एक्चुअली में वो डिजॉल्व नहीं होता है। उनके मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व नहीं होते हैं। वो आपको दिखता है ऐसा क्योंकि वो पार्टिकल बहुत फाइन हो जाते हैं। ओके, सोडियम क्लोराइड, जिसका कि यूज़ आपने यहाँ पे देख लिया, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एक और भी नाम होता है, दैट इज़ बेकिंग सोडा। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या दोनों एक ही चीज़ होती है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर क्या दोनों एक ही चीज़ होता है? यस सर। तो अलग अलग नाम क्यों हैं फिर? बेकिंग सोडा, पाउडर, क्या डिफरेंसेस है दोनों में? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड लिखेंगे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे, तो क्या बताएंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्यों लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोराइड क्यों नहीं?
हाँ, हाँ, बताइए, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप डिस बताएँगे तभी आपकी चीज़ें दूर हो पाएँगी और वो हो पाएगा। मैंने आपसे पूछा कि HCl को आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से सही कौन है? बताइए भाई। हेलो। अच्छा, ओके। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया जाता कि HCl के लिए सही नाम क्या होगा, थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न आप लोगों को हो जाती है ना? उसको थोड़ा-सा ध्यान से समझ लीजिए कि इन दोनों के कॉन्सेप्ट का क्या कंसेप्ट है। HCl जिसको कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। मीन्स जब HCl को वाटर के सम परसेंटेज में, सम रेशियोज में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब आप उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देखे होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बॉटल आती है उस बॉटल पे परसेंटेज लिखा हुआ रहता है कि ये 99% शुद्ध है या 99 95% प्योर है या कितना है। इसका मतलब कि उसमें सम परसेंट में या सम अमाउंट में वाटर क्या है, एडेड है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बहुत माइनर डिफरेंस है। हाइड्रोजन क्लोराइड आपका नॉर्मली एक गैसियस फॉर्म है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका एक्वस सॉल्यूशन है किसका? दैट इज द हाइड्रोजन क्लोराइड का। मतलब जब HCl में आप सम अमाउंट में वाटर को ऐड कर देते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, राइट? तो अगर यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल, तो मैंने डिनाई नहीं किया। अगर यहाँ पे इस तरीके से HCl के बाद में अगर यहाँ पे L लगा हो और HCl के बाद यहाँ पे G लगा हो, तो इन दोनों का नाम चेंज हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आप बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये करेक्शन करने के लिए कभी-कभी आपको देता है, आपके लेवल ऑफ डेप्थ को चेक करने के लिए कि आप सचमुच में केमिस्ट्री कितनी समझ रखते हैं और जानते हैं। ओके। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंसेस होता है। बेकिंग सोडा में जब कोई एडिबल ऑर्गेनिक एसिड लाइक जैसे टार्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड अगर इसको मिक्स कर देते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंसेस होती हैं किसका? एसिड का। कौन सा? ऑर्गेनिक, और वो भी खाने वाले एसिड का। नाम भी आपसे पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड यूज किया जाता है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और ये इसका कॉमन नेम है दैट इज द बेकिंग सोडा। फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे दिया गया। ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिल करके बना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों से मिल करके ये बनने वाला क्या है? मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बन जाता है। बेकिंग सोडा का यूज़ आप कहाँ करते हैं? बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, चीज़ों को क्रिस्पी एंड क्रंची और स्पॉन्जीनेस बनाने के लिए। सवाल आपसे पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा से चीज़ें, मतलब जो भी आप खाना बनाते हैं वो स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, फूल क्यों जाता है? तो उसके लिए रीज़न आप देते हैं कि यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल का क्या होता है? एलिमिनेशन होता है इस बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शंस कराया जाता है तो। ओके। सो होता कैसे है इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। सपोज कि अगर आपका यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, किसी भी एसिड की वजह से कोई H प्लस हो, मतलब कि कहीं से भी एसिड का सोर्स कुछ भी हो सकता है आपकी बॉडी में, जब ये इससे रिएक्शंस करता है तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? दैट इज़ एक तो H2O मॉलिक्यूल बन जाएगा, दूसरा CO2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, बाकी आपका सोडियम यहाँ पे फ्री फॉर्म में हो जाएगा। ये जो CO2 निकलता है, इसे CO2 की वजह से वो चीज़ें आपकी क्या होती हैं? फूल जाती हैं, और उसके पर्पज़ से आप क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, राइट?
ये ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है और मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करता है, मतलब जहाँ कहीं पे भी नमी वाली चीज़ें होती हैं, उनको ड्राई करने के लिए यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, जिसका फ़ॉर्मूला है CaCl2। पोटेशियम नाइट्रेट ये फर्टिलाइज़र होता है, बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। और ये आपका पोटेशियम फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी-कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन-सा केमिकल पोटेशियम के फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप देखिए, अमोनिया आपका नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र होगा, पोटेशियम नाइट्रेट आपका पोटेशियम का फर्टिलाइज़र होगा। तो इस तरीके से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, कुछ यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के जो कि कॉमनली आपके पाए जाते हैं। यहाँ से इस टेबल से आपको कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा देखने के लिए। हो सकता है आपको मैचिंग कराने के लिए दे दे, या हो सकता है आपको एसिड का नाम दे करके ऐसे ये दे दे कि ये किससे बनता है, और कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको बनती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और चींटी के जो काटने पे जो आपको इरिटेशंस होती हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ मेथनोइक एसिड, और उसकी वजह से आपकी स्किन पे इरिटेशंस होती हैं, और नेटल स्टिंग काटने से जो चीज़ निकलती है वो भी आपका मेथनोइक एसिड की वजह से। विनेगर में एस्टिक एसिड है, और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, और टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड है, और टोमेटोज़ में ऑक्जेलिक एसिड है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी-कभी आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि जो स्टोन होती है बॉडी में, जैसे लाइक जैसे किडनी में स्टोन पड़ जाती है ना, स्टोन का केमिकल नेचर क्या होता है? तो आप वहाँ पे बताते हैं कि ये ऑक्सीडेट फॉर्म में पाए जाने वाले सॉल्ट होते हैं। और जितने लोगों को भी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उनको टमाटर खाने के लिए, बैंगन खाने के लिए, पालक खाने के लिए, मतलब ऑक्ज़लेट के या ऑक्ज़ैलिक एसिड के जो सोर्सेस होते हैं, ऐसे फूड स्टफ्स को इनटेक करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये सब स्टोन को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जितने लोग भी स्टोन से मतलब परेशान होते हैं, उनको पूरी तरीके से डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप टमाटर, पालक, बैंगन और ये सारी, हाँ, भिंडी, ये सारी चीज़ें आप ना खाइए, क्योंकि यहाँ से ऑक्ज़ैलिक एसिड का सोर्स पाया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद। हेलो? आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, जो भी बोल रहा है। अच्छा। हाँ, थोड़ा-सा रहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की वज़ह से ये चीज़ें हो जाती हैं। वैसे उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से स्टोन डिज़ॉल्व हो जाएगा, आपको वही लेने की ज़रूरत नहीं है। एनीवे, ये एक सिंगल स्लाइड आपके जनरल साइंस के केमिस्ट्री वाले पोर्शन से कई सारे पॉसिबल क्वेश्चंस लेकर के आता है, और एग्ज़ाम में सवाल ये पूछे जाते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इसको मेंशन करा दिया है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखा है और उनके कलर चेंजेस के पैटर्न पे दे रखा है। यहाँ से जिस तरीके का सवाल आपसे बनेगा वो क्या होगा, आपसे कोई इंडिकेटर दे दिया जाएगा और उनके कलर के बारे में दिया जाएगा कि इस इंडिकेटर से एसिड या बेस में कलर कैसा होगा, या कलर दे करके आपसे उस केमिकल का नाम या नेचर पूछा सकता है कि ये केमिकल आपका एसिड होगा या बेस होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का है, तो अगर इसका ओरिजिनल कलर आपका रेड है, तो अगर आप एसिड में इसको डालते हैं तो यहाँ पे कोई कलर में चेंजेस नहीं आएगा, जबकि रेड वाला जो ब्लू टर्न हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका बेस रहेगा। तो मतलब अगर आपके पास रेड वाला पेपर है इंडिकेटर का और आप उसको डालते हैं, और अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो आप उसको मान सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आपने लिया था वो क्या है, आपका बेस है। तो ब्लू फॉर बेस यहाँ पे आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। और अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर है तो उसका बेस में कोई चेंजेस नहीं होगा, जबकि एसिड में क्या होगा, आपका रेड हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि एसिड खतरनाक होता है और खतरे की निशान हमेशा रेड से दी जाती है, तो आप इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो क्या है, खतरा है, मीन्स एसिड है। टर्मरिक का दे रखा है, नेचुरली येलो कलर का होता है, एसिड में उसके कोई चेंजेस नहीं होते हैं, और बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है, जिसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग के क्लास में किया हुआ था कि जब कभी ऐसे आप किसी दावत में गए हैं और खाने पर आपका फोकस ज़्यादा हो जाता है, तो आपके कुछ फूड स्टफ्स लाइक सब्जी वगैरह कुछ गिर जाती है, तो उसके स्पॉट पड़ जाते हैं पीले कलर के, और जब जैसे ही आप अगले दिन उसकी वॉशिंग करते हैं, तो वो पूरा का पूरा पीला आपका जो है वो हल्का हल्का ब्राउनिश कलर का हो जाता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द बेस। तो बेस का क्या है, इंडिकेटर है। रेड कैबेज जूस आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इसका कलर कलर कैसा होगा, पर्पल कलर का होगा, और एसिड के केस में क्या होगा, ये रेडिश हो जाएगा, और जबकि बेस के कलर में क्या होगा, ग्रीनिश येलो हो जाएगा हल्का, जैसे आपको ये इसका जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, जस्ट लाइक दैट।
इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फेनोल्फ्थालीन ये कलरलेस होगा और ये एसिड में भी कलरलेस ही रहेगा, जबकि बेस में क्या होगा, पिंक हो जाएगा। ये बड़ा ही ज़्यादा आपसे एग्जाम में सवाल में पूछा जाता है फेनोल्फ्थालीन को लेकर के कि पहला ये क्या है, ये एक सिंथेटिक मतलब कि आर्टिफिशियल बनाया हुआ केमिकल क्या है, इंडिकेटर है। कलरलेस होता है, एसिड में भी कोई कलर नहीं देगा, बेस में क्या होगा, पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो केमिकल इंडिकेटर, और इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। एसिड में रेड हो जाएगा। एसिड वालों को आपको याद रखना आसानी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कलर टाइम पे इसका कलर आपको रेड वाले शेड में ही दिखाई दे रहा है, और जबकि बेस में क्या होगा, आपका येलो हो जाएगा। अनियन है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, कलर कोई चेंज नहीं होता क्योंकि स्मेल कर देगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेस जब रहेगा तो आपको यहाँ पे स्मेल की क्या होगी, डिसअपियर हो जाएगी। सेम उससे ही वनीला के लिए भी आपका रहेगा। सो इंपॉर्टेंटली आपके लिए क्या है, फेनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लिटमस पेपर्स के आपसे वो जो बनेगा, दैट इज द थैलोफाइटा वाले से सवाल आपका बन सकता है कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, और लाइकेन से भी आपका सवाल बन सकता है कि लाइकेन क्या है। तो आपको बताया मैंने कि लाइकेन एक पॉजिटिव एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन फंगस एंड एल्गी का, दो ऑर्गेनिज्म का। ओके, नेक्स्ट पीएच स्केल और पीएच मीटर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके कुछ कुछ मटेरियल का दे करके आपसे पीएच पूछा जाता है। होपफुली कि पीएच के बारे में आइडिया सब लोगों को होगा ही, और अच्छे तरीके से आप जानते हैं। यहाँ पे मैं कुछ रिलेशंस आपको लिख देता हूँ। सपोज अगर आपके पास से दो सॉल्यूशंस हैं, एक की पीएच वैल्यू आपके पास मान लीजिए 6.5 है, और दूसरे की पीएच वैल्यू आपके पास क्या है, मान लीजिए 3.5 है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों ही सॉल्यूशंस में, मान लीजिए सॉल्यूशन आपका ये ए है और आपका दूसरा सॉल्यूशन आपका ये बी है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन ए, हाइड्रोजन का परसेंटेज मीन्स हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा किसमें होगा, तब क्या बताएंगे, पीएच 6.5, पीएच 3.5? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पीएच की वैल्यू में जो एच प्लस का रिलेशन है वो कैसा, दैट इज इन्वर्सली है। मतलब अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगा तो एच प्लस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, और एच प्लस की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू क्या होगा, घटेगा। सिमिलरली अगर हम पीएच और ओएच में देखेंगे तो रिलेशन कैसा होगा आपका, दैट इज द डायरेक्टली होगा। मीन्स अगर हाइड्रोक्साइड का नेचर बढ़ेगा, मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो आपका पीएच की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इस स्केल पे जिसकी वैल्यू आपकी क्या लिखी है यहाँ पे 14 है, कोई बता सकता है कि ये पीएच स्केल की वैल्यू हमेशा 0 से 14 ही क्यों लिखी जाती है, 15, 18, 20, 22, 12, 10 क्यों नहीं लिखा जाता? एनी वन ऑफ यू? मेरा सवाल ये है कि पीएच 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 स्केल पे रीडिंग हमेशा 14 तक ही लिखी जाती है, ऐसा क्यों? 10, 12, 14, 18, 20, 15 क्यों नहीं लिखा जाता? वाह रे अमित, और कोई? अंकिता इज ऑल्सो हेयर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम जीनियस आंसर। सब लोगों ने जाना है कि पीएच वैल्यू 14 तक होती है, 14 तक ही क्यों है, उसके आगे पीछे क्यों नहीं? अमित ने अपना आंसर बता दिया। सोविक और हाँ बिल्कुल, मैं एकदम छोड़ देता हूँ, आप लोग उसको बताइए, अगर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सोविक आप कुछ बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं। अच्छा चलिए, ये वाला जो सवाल है मेरा, मैं इसको यहीं पे ड्रॉप कर देता हूँ। आप लोग कल की क्लास में मुझे बताएंगे कि पीएच स्केल पे वैल्यू हमेशा 14 तक ही लिमिट क्यों है, इससे ज़्यादा इससे कम क्यों नहीं है, राइट? ये आप लोग कल बताएंगे। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लू के लिए बता देता हूँ, कि डब्ल्यू वाटर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से आंसर पता होगा। एनीवे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पीएच स्केल पे जैसे ही आप ऐसे राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो ये ओ एच आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है,
बढ़ता है और आप ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो एस प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। ये जो पीएच आपको सेवन में यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब होता है कि एस प्लस और ओ एच माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर बराबर हो जाता है। उस वाले पीएच को आप न्यूट्रल या पीएच सेवन के नाम से जानते हैं, जिसको ना तो आपका एसिड होगा ना ही आपका बेस होगा, राइट। यहाँ पर आपको दिया गया है एसिड का और बेस का। और एसिड के लिए आपको सिंपली कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज एसिड बोलते हैं। पीएच वैल्यू लेस देन 7 और पीएच वैल्यू आपकी क्या होगी, मोर देन 7 होगी तो वो बेस होगा, और पीएच वैल्यू अगर आपका इक्वल होगा 7 का तो वो क्या होगा, दैट इज द न्यूट्रल होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप सब लोग जानते हैं। ये आपका हो जाएगा दैट इज द बेस, ये आपका हो जाएगा दैट इज द एसिड। जैसे ही आप एसिड वाले रेंज में इस तरफ बढ़ते हैं तो कलर आपको देखिए यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर आपको बता रहा है कि H प्लस का मीन्स हाइड्रोजन के पोटेंशियल का जो लेवल है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में क्या होता है, बढ़ता है। जैसे सपोज कि अगर यहाँ पे pH 1 है और pH 2 है तो यहाँ पे डिफरेंस तो सिर्फ एक का है, लेकिन ये इसका हाइड्रोजन आयन की बात अगर आप करेंगे तो ये 10 डिजिट का आएगा। तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में बढ़ता है। जैसे अगर 2 डिजिट का मतलब अगर 1 और 3 इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 10 मीन्स 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ज़्यादा होगा pH 1 वाले में एज़ कम्पेयर टू द pH 3 के। ऐसे ही अगर आपका 4 6 इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो ये पीएच को मतलब किसी भी सॉल्यूशंस के नेचर को बताने के लिए ये बताया जा रहा था, मतलब स्केल दिया गया कि हाँ पीएच वैल्यू क्या आपको बताती है। सिंपली यही बताता है कि उसमें कितना ज़्यादा परसेंटेज है हाइड्रोजन का या कितना कम परसेंटेज है हाइड्रोजन का। नॉर्मल सी बात है, वाटर के डिसोसिएशन से इसको लिया गया है और वाटर दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट आउट होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में। तो अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर होगा, और अगर हाइड्रोक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर का होता है, राइट। और इसको निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो यहाँ पर आपको निकालने के लिए नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सेट कर रखे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये वैल्यूज़ आपको पूछी जाती हैं कि इनका पीएच कितना होगा। सबसे ज़्यादा कॉमन जो एग्जांपल है आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आती है रेन वाटर का, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या है आपकी 6.2। इसका नेचर कैसा होगा, स्लाइटली एसिडिक। ओके, बाकी हेलो, कौन सा, कौन सा, ये जो पीएच वैल्यू है। अभी अभी आपको देखिए देखिए सोभिक, ये है ना कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए चाहिए होती है। आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे लाइक है जिन पे मैंने रेड पेन लगाया हुआ है। रेन वाटर का पूछा जाता है, सी वाटर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और सॉफ्ट ड्रिंक का भी पूछा जाता है। इन सब के पीएच आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसिड का जो आपको यहाँ पे दे रखा है, इनकी मोलरिटी आपको मेंशन नहीं है। ये 1 पीएच वैल्यू दे रखा, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, और इनकी मोलरिटी लगभग 14 के आसपास होती है। अगर इतनी ज़्यादा मोलरिटी का ये एसिड का सोल्यूशन बनेगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाती है। तो कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके ऐसे नेचर में सराउंडिंग में पाए जाने वाले हैं वो भी मैंने लगाए हैं। कुछ एग्जांपल्स जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के होते हैं वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा रखे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं एग्जांपल्स में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। याद कैसे करेंगे ये अपने आप में एक सवाल है। इसको यही एक तरीका है कि आप जो जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको अलग लिख लीजिए, जैसा कि मैंने टेबल बनाया है, और बाकी ऐसे कॉमन वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको अलग लिख लीजिए और उनको हाईलाइट कर दीजिए, जैसे मैंने किया यहाँ पे रेन वाटर का और सॉफ्ट ड्रिंक का, या फिर सी वाटर का। बाकी ये तो आपको पता रहता है कि विनेगर कितना रहेगा कितना नहीं। तो लगभग वैसे तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट थोड़ा सा कर लीजिए। आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनके पीएच वैल्यू आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे लाइक एज यूरिन का पूछा जा सकता है, यूरिन का कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि इसका पीएच कितना होगा, और या पीएच पूछा जाता है या फिर नेचर पूछा जाता है कि इनका नेचर कैसा होगा। तो आप इनको ध्यान से यहाँ पे देखते रहिए कि चूंकि ये 7 से लेस देन है तो इनका नेचर कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा, है ना। और इसीलिए कभी-कभी इसको एज़ अ प्रोटेक्टिव तरीके से भी यूज़ किया जाता है। सलाइवा जिसका पीएच आपका स्लाइटली अल्कलाइन माना जाता है, यहाँ पे पीएच 7 दे रखा है, जस्ट लीनर न्यूट्रल है, बट थोड़ा-सा स्लाइटली क्या होता है, अल्कली होता है, 7.2 7 पॉइंट इस तरीके से। पैंक्रियाटिक जूस का यहाँ पे दे रखा है 8 टू 9 मीन आपका ये बेसिक नेचर का होगा, और सेरेब्रस स्पाइनल फ्लूइड का आपको 7.2 से 7.5 दे रखा है, स्लाइटली अल्कलाइन होगा। गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे दे रखा है 0.7 से 2 तक, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आता है। ब्लड जो कि आपका 7.2 से लेकर के, ब्लड का पीएच एक्चुअली में अगर देखें तो रेंज करता है 6.8 टू 7.5 इस तरीके से। तो आप इसको कभी-कभी ये भी बोलते हैं स्लाइटली एसिड टू द स्लाइटली बेसिक। एसिडिक से लेकर के बेसिक नेचर का रेंज होता है, आपकी बॉडी के अलग-अलग कंडीशंस पे ये फॉलो होता है, मतलब एग्जैक्ट पीएच इसका नहीं है। इसका एक रेंज होता है कि यहाँ से जैसे यहाँ पे 7.2 7.5 दे रखा है, लेकिन एक्चुअली अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6.8 टू 7.5 या 7.4, ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है ब्लड की। ये टेबल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको श्योरली एकदम बोल सकता हूँ कि आप यहाँ से एग्जांपल याद रखिए, सलाइवा का, यूरिन का, ब्लड का, और इधर से आपका सी वाटर का, सॉफ्ट ड्रिंक का, रेन वाटर का, इन सब का आपको पीएच याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने कलर के साथ में लगाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा जैसे पीएच के अकॉर्डिंग आपका कलर भी चेंज हो रहा है, और उस वाले पीएच के रेंज में एक से ज़्यादा एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। लाइक है जैसे यहाँ पे 0 पीएच जिसका है बैटरी एसिड, तो बैटरी एसिड के नाम से किसको जाना जाता है? वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफ्लोराइड मीन्स एचएफ के बारे में बात कर रहा है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के द्वारा जो निकल रहा है उसका पीएच 1 है। लेमन जूस का, गैस्ट्रिक जूस का, विनेगर का पीएच 2 है, और ग्रेप फ्रूट जूस का, ऑरेंज जूस का, सोडा वाटर का या सोडा का ये पीएच 3 है। टोमेटो जूस का, एसिड रेन का ये 4 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पीएच वैल्यू आपको सबका दे रखा है इनके कलर के हिसाब से। तो यहाँ पे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उनको आप याद रखिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है जनरल साइंस के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। याद रखना आपके लिए जिम्मेदारी है, और आपका ये काम है कि आप उसको कैसे याद रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बता रहा था, देखिए यहाँ पर आ भी गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच वैल्यू क्या है? 10 है, मतलब बेस है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने का क्या करता है? काम करता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे जो एसिड है उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, और जब अगर किसी अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से बनेगा तो उसके कंडीशन से आप उसको कैसे बताते हैं। नॉर्मली जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शंस करता है तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेटल्स, अच्छा एक चीज़ आप याद रखिएगा, सभी जो मेटल्स होंगे वो एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों। एसिड में आपके पास क्या है, सपोज HCl है और आपके पास मेटल है। अगर इस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी फिर तो क्या करेगा, रिप्लेस कर पाएगा। और जब ये रिप्लेस करेगा तो ये इसके साथ में क्या करेगा, कंबाइंड बना करके सॉल्ट बना देगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, HCl लिख दूँ, और यहाँ पे क्या लिखूँ, Na लिख दूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये Na क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा क्या, दैट इज NaCl। और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 2 सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे 2HCl हो जाएगा, यहाँ पे 2NaCl मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो जब कभी भी मेटल किसी एसिड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस है वो सभी मेटल के द्वारा फॉलो नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ऐसे ही मेटल जिनका मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर क्या होगा, पोजीशन होगा, सिर्फ वही वाले आपके जो मेटल होंगे वो इस वाले रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करने का मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होगा। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। और उसी रिएक्शन से आपका ये यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। और उस एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने यही पढ़ा था और यही नोटिस किया था कि जिस मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, आई मीन टू से कि ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
वही वाला मेटल लेस रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर पाएगा, रिप्लेस कर पाएगा, अदरवाइज रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ओके। तो अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हम जानेंगे कि हाँ कौन कौन से मेटल हैं जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे या हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपके पास मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होनी चाहिए। वैसे मैं कुछ कॉमन एसिड आपको मतलब मेटल आपको बता देता हूँ जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लाइक एज आपका सोडियम है, और लाइक एज आपका पोटेशियम है, फिर इसके बाद आपका मैग्नीशियम है, और एलुमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है, सॉरी आयरन का सिंबल Fe होता है। आयरन के बाद फिर कैडमियम है, जिंक है। ये कुछ ऐसे आपके सिंबल हैं, मतलब कि मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो जब कभी भी आपको ये वाले मेटल दिखाई दें तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होगा। हाइड्रोजन से कम जो रिएक्टिव स्पीसीज हैं, मतलब कि जो मेटल्स हैं, उनमें आपको जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो है सिल्वर, मतलब कि Ag। और इसके बाद आपका आता है कॉपर, Cu, है ना। और इसके बाद आपका एक है आपका मरकरी। ये तीन वैसे तो है आपका बिस्मथ भी होता है, बिस्मथ एंटीमनी भी होते हैं, बट उनका रिएक्शंस आपको देखने को नहीं मिलता। बट ये रिएक्शंस आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। लाइक है जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि HCl का रिएक्शन मैं अगर सिल्वर से करा दूँ तो क्या यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का बनना पॉसिबल होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी? तो आप आंसर देंगे नो। ऐसा इसलिए क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है। हाइड्रोजन को सिल्वर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वाई ये रिएक्शन फिजिबल आपका नहीं होगा। तो इस रिएक्शंस को समझने के लिए आप याद रखिएगा मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दिया नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो सर्च कर लेंगे, अदरवाइज मैं आपको PDF में इंक्लूड करके दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे एक कॉमन फीचर बताया गया कि जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो उस मेटल का रिस्पेक्टिव क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। याद रखिएगा सभी मेटल्स इस टाइप के रिएक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो स्टार लगा के मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सा फॉलो नहीं करेगा। लाइक एस मैंने आपको बताया अभी कि सिल्वर नहीं कर पाएगा, कॉपर नहीं कर पाएगा, और एंटीमनी नहीं कर पाएगा, बिस्मथ नहीं कर पाएगा, मरकरी नहीं कर पाएगा। ये कुछ कुछ मेटल हैं जो कि इस टाइप के रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरा है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर कोई एसिड करेगा रिएक्शन तो भी क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपने एग्जांपल अभी जस्ट देखा था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल। और अगर आप इसको HCl से रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, मतलब कि आपका NaCl बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। ऐसे ही कार्बोनेट से आप करा सकते हैं, मीन्स Na2CO3 का रिएक्शन अगर आप HCl से कराते हैं तो भी आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यही सेम चीज़ बन जाती है। तो मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। अच्छा, ये रिएक्शन से आपको एक चीज़ और भी समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब कोई एसिड या बेस रिएक्ट करता है। तो अगर ये एसिड है यहाँ पे है, इसका मतलब ये मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, दैट इज़ द बेसिक नेचर का होगा। और ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि मेटल का ऑक्साइड, तो ये एक तरीके से क्या है, ऑक्साइड ही है और कार्बोनेट के फॉर्म में। तो जो भी होंगे उनका नेचर कैसा होगा, बेस होगा। यहाँ पे सॉल्ट बनने का मतलब ये हुआ कि ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा आपका जस्ट लाइक अ बेस के तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके। और नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी है बेस प्लस एसिड का। एसिड और बेस जब बनेगा तो आपका सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। इसके लिए रिएक्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक एज सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस अगर आप कराते हैं HCl से तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज द NaCl प्लस इसके बाद क्या बन जाएगा, H2O। तो ये भी आपका सॉल्ट बनाएगा। मेटल का ऑक्साइड प्लस अगर एसिड बनेगा तो भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। लाइक एज अगर आप यहाँ पे MgO का रिएक्शंस किससे करा देते हैं, HCl से करा देते हैं तो ये MgCl2 बन जाता है, और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, H2O मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपका किसका है, दैट इज द मेटल के ऑक्साइड का। तो ये 4 रिएक्शंस आपको यहाँ पे लिखे गए थे। अब यहाँ से सवाल कैसा बनेगा, ध्यान दीजिए। आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि अगर दे दिया जाए कि कोई एक एक्स मेटल है, और मतलब एक्स कोई एक एलिमेंट है और उसका किसी एसिड से रिएक्शंस कराया जा रहा है, तो उधर की तरफ जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, मतलब जो बनेगा वो क्या बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा, ये आपसे पूछा जाता है।
अब ध्यान दीजिएगा कि एसिड के साथ में मेटल हो, मेटल का कार्बोनेट हो या बेस हो या मेटल का ऑक्साइड हो, इन सभी के रिएक्शंस करने पर सॉल्ट वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब मैक्सिमम केसेस में सॉल्ट का फॉर्मेशन आपका होगा और बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड अब आगे आपकी स्लाइड में आपको मिलेंगी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। और CaOCl2 के नाम का इसका फार्मूला है। इसका फॉर्मेशन कब होगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के ऊपर से जब क्लोरीन गैस क्या करती है, पास कराई जाती है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और इसका फार्मूला या इसका यूज आपसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो यूसेस क्या है आपके? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिंक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए, ब्लीच करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था और आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी दिया था सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स मीन्स, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बारिश के दिनों में वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। आप देखेंगे सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं उनको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटने के लिए। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। इसका फॉर्मेशन कब होगा? जब NaCl H2O CO2 NH3 ये तीन चार कंपाउंड आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और ये इसको आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया कि जब ये बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, जब कुक करते हैं आप, जब पकाते हैं, तो होता क्या है कि ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 प्लस H2O ये इसमें क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और इसी CO2 के फॉर्मेशन की वजह से जो कोई कुकिंग स्टफ्स में आपने ये सोडियम बाइकार्बोनेट आप डालते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्या होता है, स्पंजी बन जाता है, मीन्स फूल जाता है। और आपको लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा हमारा जो पूड़ी है बहुत अच्छी फूल के सॉफ्ट हो गई है, या और भी जो चीज़ आप बना रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द CO2 मॉलिक्यूल। तो कैसे बनेगा ये आपको यहाँ पे दिया गया। तो पहला रिएक्शन आपको ये दिखाता है कि कैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, मीन्स आपका बेकिंग सोडा कैसे बना है। दूसरा रिएक्शन आपको ये दिखाता है कि जब आप उसको मिक्स करके हीट करते हैं, मीन्स कुकिंग करते हैं, तो वो क्या बनाता है, दैट इज CO2, जिसकी वजह से पूरा आपका फूड स्टफ क्या होता है, स्पॉन्जी जैसा दिखाई देता है। मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा क्या किया था, यूज किया जाता है। और बेकिंग पाउडर है क्या? मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों को मिला करके जो चीज़ बनेगी उसको आप बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये एसिड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस एसिड से एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन से एसिड को यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर कोई भी एसिड जो कि कुछ भी सोर्स हो सकता है, कहीं से भी अगर आएगा, तो CO2 मॉलिक्यूल क्या करता है, रिलीज करता है। और इसके CO2 की वजह से वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, आसानी से फूल जाती हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी काम कर सकता है, मतलब जिस तरीके से आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम करता है, वैसे ही आप एंटा एसिड में इसको भी मिलाया जाता है। ये भी एसिड के कंसंट्रेशंस को नलीफाई करने में क्या करते हैं, यूज होते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर आपको ये भी दिया गया कि बेसिकली ये फायर एक्सटिंग्विशर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यूजेस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका मेन फार्मूला होता है। और आपसे फार्मूले को लेकर के बात की जाती है कि क्या सिर्फ सोडियम कार्बोनेट लिख देना ठीक होगा या डेकाहाइड्रेट के फॉर्म में लिख देना सही रहेगा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये इस तरीके से जो वाटर मॉलिक्यूल लिखे जाते हैं, इनको आप बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल के फॉर्म में बनने के लिए जितने वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, उसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके, सो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका वॉशिंग सोडा का आपका नेम है। और इसके यूजेस बहुत सारे हैं। वॉशिंग सोडा का यूज़ आप ग्लास को, सोप को, पेपर इंडस्ट्रीज को बना के इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स को के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, मतलब आप लोग को पता होगा अच्छे तरीके से। बोरेक्स एक, हाँ, हाँ,
हाँ, वो क्लीनिंग पर्पज़ से भी, शाइनिंग कराने के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये बोरॉन का एक ऑक्साइड होता है, बोरेक्स, तो जो कि आपका वॉशिंग सोडा के से मिल करके बनता है। सोडियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़। घर में सफाई करने के लिए आपको अच्छे तरीके से पता है कि वॉशिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके बाद परमानेंट, ये पॉइंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किस केमिकल का आप यूज़ करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप स्टार लगाइए, आप याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा। ये एग्जाम में सवाल आ चुका है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अ केमिकल कंपाउंड कैन बी यूज्ड। कौन से केमिकल को आप यूज़ कर पाएंगे, तो उसके लिए ऑप्शन है आपका वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। ये ऐसा हुआ, हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का हाफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसको आप बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। सो हेमीहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल का आधा है। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल आधा कैसे हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इसको फार्मूला हम टू मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे जब टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। बट फार्मूला आपका यही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि जब जिप्सम को हाइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शंस कराया जाता है, तो उससे आपका क्या बनेगा, दैट इज़ द प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, बन जाता है। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शंस क्या करते हैं, टू कर देते हैं, ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, टू से मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये चीज़ें आपकी यहाँ पे सही हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है वो क्या है, दैट इज़ द ये है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस वन। और ये बनता किससे है, दैट इज़ द जिप्सम से। जिप्सम का जब वाटर साथ में रिएक्शंस कराते हैं तो इस तरीके से चीज़ें क्या होती हैं, बन जाती हैं। ओके, ये जो कुछ कॉमन नेम है और जो उनका यूजेज है, ये चार कंपाउंडर को पढ़ाया गया, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने यहाँ पे फार्मूला भी देख लिया और इनकी यूजेस भी देख लिए। होपफुली कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही। बाकी जो चीज़ें होंगी इस केमिस्ट्री के सेक्शन का, हम लोग ने इस क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके। हेलो। हाँ ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है।